अभिनंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। ये कविता है हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और अगर मैं बात करूं हमारे देश के, भारत के भाग्य विधाता अगर कोई है तो वो है हम, आप और ये भारत के सभी लोग जिन्होंने भारत को एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का बीड़ा उठाया है। क्योंकि अकेले किसी का योगदान नहीं है, सभी का साथ है, सभी एक साथ देश के लिए कार्य करते हैं, तभी यह देश देश बनता है, नहीं तो देश टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 26/11 और 26 नवंबर। कहने को दोनों एक ही चीज है, बट 26/11 को हमारे देश में एक बहुत बड़ा हमला देखा, ताज, जिससे भारत को बहुत ज्यादा हानि पहुंची और भारत पूरा मातम में लिपट गया जब अजमल कसाब जैसे द्रोही ने देश पर हमला किया। और आज ही के दिन भारत में संविधान बनकर तैयार हुआ था और आज ही के दिन को संविधान दिवस के दिन रूप में मनाया जाता है। आज हम इस दिन बात करेंगे प्रियम्बल के ऊपर। प्रियम्बल एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है भारत संविधान में, जो कि एक झलक है पूरे संविधान की। ना सिर्फ संविधान की, ये पूरे देश की एक झलक है कि हमारा देश किस प्रकार होगा, कैसा हमारा देश है। जो मैं बात कर रहा हूं ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, तो कहीं ना कहीं उसकी झलक इस संविधान में देखी जा सकती है। अगर बात करें संविधान के इतिहास की, तो भारत का संविधान कुछ इस प्रकार बना कि 13 बेसिकली 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष ये बात रखी गई कि हमारे देश में एक प्रियम्बल होना चाहिए, जो कि एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा हमारे संविधान का। और इसी के तहत कंप्लीटली 22 जनवरी 1947 को ये भारतीय संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल का जो प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर लिया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत भारत ने अडॉप्ट किया प्रियम्बल ऑफ इंडिया, जो कि प्रियम्बल को अडॉप्ट किया भारतीय संविधान के अंदर। आज हम प्रियम्बल को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रियम्बल का कितना बड़ा महत्व है, इसको बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता, और प्रियम्बल का महत्व हमारे देश के न्याय प्रणाली पर या हमारे देश के लेजिस्लेचर पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ा या फिर आने वाले समय में यह प्रभाव डालेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि हम भारत के संविधान की बात करते हैं और प्रथम पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं प्रियम्बल, और प्रियम्बल का जो प्रारंभिक वर्ड है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग। देखिए ये भारत किसी एक की जागीर नहीं है, भारत सबका है। अगर हम कहें भारत के निर्माताओं ने ये बात को माना है कि भारत के संविधान के जो निर्मातक हैं वो भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अकेले नहीं हैं। कहने को भीमराव अंबेडकर जी भारत के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के संविधान को बनाने में। शायद भीमराव अंबेडकर जैसे पोटेंशियल वाले आदमी अगर इस देश में ना होते तो शायद हमें भारत का इतना महत्वपूर्ण संविधान कभी ना मिलता। पर जब हम पढ़ते हैं प्रियम्बल को तो हम किस तरह से पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, यानी कि
हम भारत के लोग एक साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इंडिया को, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, हम भारत के लोग हैं जो इस देश को बना रहे हैं, इस देश के संविधान को बना रहे हैं। तो कहना यह है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure all its justice। क्यों कर रहे हैं? Why we the people of India are resolving to constitute India into sovereign, socialist or secular, democratic republic? क्यों कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं भारत के संविधान को सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताकि भारत के जो नागरिक हैं उनको हम सिक्योर कर सके, उनकी जस्टिस को सिक्योर कर सके। जस्टिस किस चीज का जस्टिस? जस्टिस ऑफ सोशल, सामाजिक भेदभाव से सामाजिक न्याय उनको हम दिला सके। ऐसा ना हो कि कोई समाज में अमीर है, गरीब है, किसी पर्टिकुलर जाति का है, किसी पर्टिकुलर धर्म का है, बिल्कुल भी नहीं। हम सबको न्याय दे सके, सामाजिक तौर पर न्याय दे सके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय दे सके। कोई गरीब है, कोई अमीर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी के पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर है, किसी के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, किसी को वोट डालने का अधिकार है, किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है, ऐसा कोई झमेला नहीं रहेगा। सभी का बराबर न्याय किया जाएगा इस देश में, इस देश की धरती में। ये बात कहता है हमारे देश का प्रियम्बल। फिर बात करता है लिबर्टी। हमें लिबर्टी होना चाहिए, हमारे थॉट्स की, हमारे विचारों की आजादी होनी चाहिए, एक्सप्रेशंस की आजादी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। हम जो चाहे, जिस मर्जी, जिस प्रकार चाहे हम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। डेफिनेटली इसको आगे चल के जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये देश है, देश बहुत ज्यादा सहनशील देश है। कहने का अर्थ यह है कि आप इस गरिमा में रहकर, अपनी गरिमा में रहकर देश की गरिमा को बनाते हुए आप इस देश में अपना बात, अपने विचार, अपने थॉट को रख सकते हैं। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आप जो भी आप बिलीव रखते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं, फेथ हैं जिसमें आप फेथ करते हैं, जो पूजा करना चाहते हैं, जो पूजा पाठ करना चाहते हैं, आपको इन सब की आजादी इस देश की धरती पर मिलता है। कोई रोक टोक नहीं है आपको अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। हर चीज के लिए आपको आजादी है। वो पर्टिकुलर दायरे हैं जिससे कि आप दूसरों को हार्म ना पहुंचाएं, वो डेफिनेटली हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस होते ही है, परंतु आप इस देश में ये नहीं कह सकते कि हमको इस चीज की आजादी नहीं है। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, समानता। सभी को स्टेटस का समानता है, अपॉर्चुनिटीज का समानता है। हर चीज में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी या पर्टिकुलर पर्सन को ज्यादा मिलेगी। इसके पीछे का जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो कि हम अक्सर रिजर्वेशन और बाकी सारी चीजों में देखते हैं, वो है डेफिनेटली क्योंकि सामाजिक रिक्वायरमेंट है। परंतु एक इनिशियल तौर पर देखा जाए तो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू ईच एंड एवरीवन एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कह दिया बात खत्म। ये पर्टिकुलर हम प्रमोट करते रहेंगे, ये हम बताते रहेंगे आदिवासी लोगों को भी जो बहुत सारी चीजों से वंचित हैं। हम उनको ये बताते रहेंगे कि नहीं, आपका ये हक है, आपके लिए हम समानांतर रूप से खड़े हैं, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। हमें प्रमोशन बहुत जरूरी है हमारी इक्वालिटी को। अदरवाइज जो बड़ा तबका है शायद वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता रहेगा, और जो बहुत ही दूर दराज इलाकों से आते हैं उनको ये इक्वालिटी का जो बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगा ही नहीं। तो हमें प्रमोट अमंग देम ऑल, ये भी चीजें हमें मेंटेन करके रखना है। फिर बात करते हैं फेटर्निटी की। देखिए, जब भी फेटर्निटी की बात की जाती है तो हमेशा बात की जाती है बट ब्रदरहुड की, अश्योरिंग द डिग्निटी की। डिग्निटी कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में किसी का इस तरीके से आप किसी की डिग्निटी को हार्म नहीं कर सकते हो।
किसी को भेदभाव तो ठीक है, अगर कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ों में विश्वास रख रहा है, तो आपको भाईचारा बनाकर, भाईचारे के साथ उसकी इज़्ज़त का सम्मान करते हुए, हमारा देश जो है वो सम्मान करते हुए, उसको एश्योरेंस दिलाते हुए एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखेगा ताकि देश का विकास हो। एकता में अनेकता, हमारा देश जो अनेकता में एकता लेकर चलता है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम अनेक हैं फिर भी एक हैं। क्योंकि हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है, हमारे देश के प्रियम्बल इतना स्ट्रॉन्ग है। फिर बात किया जाता है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखते हुए हमें ये अश्योर करना पड़ेगा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की डिग्निटी को मेंटेन करना है। और बात की जाती है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सारी बातें कहाँ की जाती है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऑन द 26 नवंबर, यानी कि आज ही के दिन 1949 में, 26 नवंबर 1949, डू हेयर बाय अडॉप्ट, और हम अडॉप्ट करते हैं बेसिकली इनेक्ट करते हैं टू गिव आवर सेल्फ। और हम जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा? हम लोग, और हम ही लोग क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं आवर सेल्फ, और हमें खुद को दे रहे हैं, हमने खुद बनाया और खुद को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दिस संविधान, दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज ही के दिन बेसिकली हमने खुद को क्या किया? अडॉप्ट किया और इनेक्ट किया संविधान को। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम ये सुनने को, हमें देखने को मिलता है, क्या संविधान को बदला जा सकता है कि नहीं? क्या संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, ये डिबेट रहा है। बात यहाँ भी आती है कि क्या संविधान के साथ प्रियम्बल को भी बदला जा सकता है? तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ शब्द को जो कि ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में। 42nd अमेंडमेंट क्या था? 42nd अमेंडमेंट बेसिकली इसमें सोशलिस्ट, जो हमारा ये संविधान में ये कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा। इस टर्म्स को हमने अडॉप्ट किया था। जी, बिल्कुल, ये हमने अडॉप्ट किया है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये एक टर्म और है इंटीग्रिटी को, यहाँ पर जो एक इंटीग्रिटी शब्द है, इसको भी हमने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने इसको अडॉप्ट किया था। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको हमने अडॉप्ट किया था। अब बेसिकली क्या पर्पस था? जो द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी बेसिकली हैव बीन एडेड इन द प्रीएम्बल by 42nd amendment, by 42nd amendment, and these were not initially given, but the preamble of the constitution declares India into sovereign, socialist, secular and democratic. अब सोवरेन का मतलब क्या होता है, ये समझने वाली बात है, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो हम समझते हैं कि जो सोवरेन टर्म है वो बताता है कि हम किसी और पर डिपेंड नहीं है। नो मोर डिपेंडेंसी, नो मोर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ऑन अदर्स मतलब किसी पे, किसी के भी अगर कल को हमें कह दे कोई कि भाई तुम इस तरीके से अपने देश को चलाओ, तो बिल्कुल हम नहीं मानेंगे। आप ये सुन सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूएचओ का ऑर्डर होता है, जो डब्ल्यूएचओ कहता है, यानी या यूनाइटेड नेशन कहता है, हम तो वो मान लेते हैं। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल हम वो कभी नहीं मानते हैं। हम एक ट्रीटी के थ्रू हमने खुद को बाउंड किया हुआ है। हमने कहा हुआ है, अच्छा, ग्लोबल वेलफेयर के लिए जो सभी वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी वसुधा के लिए, जो पूरी पृथ्वी के लिए, जो पूरे देशों के लिए जो हित में होगा, जो हमारे हित में होगा, वो बात अगर ये तो हम मानेंगे। ऐसा नहीं है कि कल का अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि नहीं, नहीं, आप इस सर्टेन तरीके से आप हमारे साथ ट्रेड करो और हम बाउंड हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अगर लगेगा कि अच्छा हमें बेनिफिट है, तो हम उसकी बात मान सकते हैं, और ये कंडीशनल है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है हम वी आर कंप्लीट सोवरेन। अगर सोशलिस्ट टर्म की बात करें तो सोशलिस्ट टर्म हमारे 1976 के 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया, और सोशलिस्ट जो टर्म है बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करेंगे, नॉट कम्युनिस्ट सोशलिज्म। अब दो चीजें हैं, समझिए। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशलिज्म
और कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या है? अब देखिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये है कि हम सभी समाजवादी विचारधाराओं को मानेंगे लोकतांत्रिक पद्धति से। लोकतांत्रिक पद्धति का मतलब ये है कि हम समाज में हर एक जाति, हर एक बेसिकली समुदाय का सम्मान करेंगे और वो लोकतांत्रिक पद्धति से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कम्युनिस्ट विचारधारा जो होता है कम्युनिज्म थॉट अडॉप्ट करेंगे कि हम जाति धर्म जाति जैसी चीजें ही हम खत्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट रहा है एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक आप केस नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया बेसिकली इस केस में क्या कहा जाता है, ये बहुत बारीकी का केस है, बहुत समझदार। अगर ये आपको एक के माइंड में ये चीज क्लिक हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सोशलिस्ट टर्म है इसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये चीज कहा है कि एडिशन ऑफ द वर्ड, जो ये सोशलिस्ट टर्म ऐड किया गया है, ये जो सोशलिस्ट टर्म ऐड किया गया है, ये इनेबल करता है, इट माइट इनेबल द कोर्ट टू लर्न मोर फेवर, टू लर्न मोर फेवर टू लर्न मोर फेवर ऑफ द नेशनलिज्म। ये राष्ट्रवाद को बढ़ाने की बात कही जा रही है, ये नेशनलिज्म की बात कही जा रही है, ये नेशन डेवलपमेंट की बात की जा रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेट ओनरशिप ऑफ एन इंडस्ट्री जैसे की बात कहें ये नेशनलिज्म है एंड स्टेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री है। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि हम सोशलिज्म को लाकर हम देश के ऊपर सर्टेन चीजें थोप रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। फिर एक नया केस आता है, एक सिमिलर एक ऐसा ही केस आता है हमारे पास, जो कि सोशलिस्ट वर्ड को डिफाइन करता है, DS नकारा, नकारा NAKARA वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में बेसिकली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म वो है कि प्रोवाइड करना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करना है। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड decent a decent standard of life, decent standard of life to the working people and especially to provide the security to them। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू दी वर्कर्स, टू दी पीपल्स, इन सब लोगों की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं सेकुलरिज्म टर्म का, जिसके ऊपर काफी डिस्प्यूट हमेशा से होता आया है। अभी हाल ही में एक केस भी डाला गया है जिसमें इन तीनों टर्म्स को रिमूव करने की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया है। इस PIL को डाला है अश्वनी उपाध्याय और शायद अश्विनी उपाध्याय के साथ मिलकर किसी एक बड़े वकील ने डाला है, जो कि इन तीनों शब्द को रिमूव करने की बात कही है, बट सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट शायद कल ही इस चीज को मना किया, यानी 25 नवंबर को ही इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल रिमूव नहीं किया जाएगा। अब सेकुलरिज्म टर्म की बात करते हैं, तो सेकुलरिज्म टर्म बेसिकली मींस स्टेट हैज नो रिलीजन इट्स ओन। कहने का मतलब ये है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। अब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा मतलब इट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, मतलब सभी जो सेकुलरिज्म का मतलब है, जो स्टेट होंगे, स्टेट जो होगा उसका नो रिलीजन, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा, उसका रिलीजन नहीं होगा, बट 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 इट्स ड्यूटी, स्टेट हैज अ ड्यूटी, इट ट्रीट्स ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से कुछ बातें रही
जो 42nd अमेंडमेंट में था, ये हमने कवर किया। आज हमने कवर किया कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया किस तरीके से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हमने कुछ केसेस को देखे। आने वाले पार्ट सेकंड में हम इस प्रियम्बल को कंप्लीट समझेंगे। एक-एक शब्द जो है, इसके पीछे का क्या केस लॉज़ हैं, क्या जजमेंट है, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रियम्बल आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी कुछ नोट्स अभी जो हैं, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लीज़ उसको फ़ॉलो करें, पढ़ें, जजमेंट्स को पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो हम एक साथ मिलके एक और सीरीज़ पर हम बात कर सकते हैं, जिसमें कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे विद केस लॉज़। एंड आई बिलीव कि